पेरिएनल सर्जरी करवाते हैं आप इस पखाने वाली जगह की जो भी कंडीशन हो सकती है, फिशर का ऑपरेट करवाया, फिस्टुला का ऑपरेट करवाया या पाइल्स का, हेमराइड्स का ऑपरेट जब आप कराते हैं तो ऑब्वियसली इस एरिया में ज़ख़म सा बन जाएगा। तो अब पेशेंट को खौफ होता है कि अब इसके बाद पखाना कैसे होना है, कैसे होगा, पोटी कैसे कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ तो अब ज़ख़म है। तो कुछ हमारे जो पेशेंट ऑपरेट करा के जाते हैं, क्योंकि वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस वैसे बताते हैं, तो आज हमने ज़रूरत महसूस की है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि ऑपरेशन के बाद, इस एरिया के ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट्स में जब ये पखाना करना कैसे करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ये स्टेप्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ये स्टूल पास करते हुए कोई मसला नहीं होगा। वीडियो देखने से पहले हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो इससे रिलेटेड अगर कोई होती है तो हम नोटिफिकेशन भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जब भी आप इस एरिया का ऑपरेट करवाकर आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो घर चले जाते हैं, तो प्राइम इम्पोर्टेंस है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डाइटरी एडजस्टमेंट। आपकी खुराक एक ऐसी होनी चाहिए जो बल्क बनाए, जो नरम होकर निकले और जो यहाँ से पास होते हुए कोई प्रेशर ना डाले। वो कैसी हैं? डाइटरी एडजस्टमेंट में आपने क्या करना है कि आपने वेजिटेबल खानी है, हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है, जिसमें कि सब्जियाँ, तरकारियाँ हो सकती हैं, फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है। ऐसे फ्रूट आपने इस्तेमाल करने हैं जिनमें फाइबर्स होता है। मौसमी फल जो भी आते हैं आजकल, जैसे मैंगो हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। तो आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, नट्स का इस्तेमाल करना है, सीड्स का इस्तेमाल करना है, चिया सीड्स हो गए या फिर इसबगोल का छिलका वगैरह। इसमें आपने ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे और आपने नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है तो आपका पखाना बड़ा बन कर आएगा और नरम बन कर आएगा। और प्लस इसके साथ आपने क्या करना है, आपने वाटर इनटेक अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन लेवल आपने अच्छा रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, 8 से 10 गिलास। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें आप 2-3 गिलास और इजाफी पीने पड़ते हैं क्योंकि पसीने में वो ज़ाया हो जाते हैं। तो 8 से 10 गिलास लाजमी पीने हैं, क्योंकि ये आखिर वाले हिस्से में जहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो उससे ऊपर जब पखाना वहाँ रुका होता है, उस वाले हिस्से में सारा पानी जज्ब हो जाता है। नेचुरली 97% तक पानी जज्ब हो जाता है। अगर आपने पानी ज़्यादा पिया हुआ है तो फिर ये उस एरिया तक पानी पहुँच सकेगा, स्टूल को, पखाने को नरम करेगा और नरम तरीके से आराम से उस जगह से पखाना ये पास हो जाएगा और आपको पेन नहीं होगा। प्लस ये होता है कि आपने ऐसी खुराक नहीं लेनी, ये भी डाइटरी एडजस्टमेंट का हिस्सा है, कि जो हाईली प्रोसेस्ड होती है, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे वाली रोटी हो गई, नान हो गए, इस तरह के, और गोश्त जैसे हो गया। गोश्त अगर खाली इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पैलेट बन के निकलते हैं, सुद्दे बन के निकलते हैं, सख्त सा पखाना निकलता है। तो ऐसी खुराक से अवॉइड करना है और ऐसी खुराक लेनी है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है और साथ पानी का कम्बिनेशन आपने करना है। इस तरीके से आप अगर डाइट को हॉस्पिटल के बाद जब डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, इसको राइट अवे आपने इसको फॉलो करना है, तो शुरू से ही आपको पखाना करते हुए कोई ऐसा मसला नहीं होना। फिर ऑपरेशन के साथ ही जो घर के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, तो आपका सर्जन आपको साथ कुछ सिरप देता है, सिरप के साथ इसबगोल का छिलका देता है। ये क्या है? ये स्टूल सॉफ्टनर हैं और ये लैक्सेटिव्स हैं। बाज़ दफ़ा सिरप एक होता है, उसके साथ दूसरा सिरप का कम्बिनेशन भी दिया जाता है। बाज़ दफ़ा पेशेंट का पखाना बाज़ दफ़ा सख्त होता है, तो जब फॉलोअप में रहते हैं तो एक सिरप और ऐड कर सकते हैं या फिर दूसरी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसबगोल का छिलका लाजमी लेना है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद निहार मुँह आपने इसबगोल का छिलका लेना है। ये भी बल्क फार्मर है, सॉफ्ट करता है, पानी अपने अंदर जज्ब करता है, जिससे पखाना नरम रहेगा और सख्त होकर नहीं निकलेगा और पेन नहीं करेगा। फिर एक और पॉइंट है कि प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये जो वेस्टर्न टॉयलेट हैं, कमोड हैं, ये बाज़ दफ़ा बहुत प्रॉब्लम करते हैं। आप स्ट्रेट बैठे होते हैं, आपकी बॉडी और आपके आखिरी हिस्सा जो रेक्टम का होता है, अगर आप स्ट्रेट बैठे होते हैं, जैसे कमोड पर बैठे होते हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूट एंगल बनाता है। ये आपकी बॉडी है
और ये रेक्टम फिर इस तरह बन जाती है। तो स्टूल पखाना जो है इस हिस्से से आते हुए इधर बड़ा मुश्किल से आता है। तो आपने पोजीशन इस तरह करनी है, आपने थोड़ा सा आगे झुकना है अगर कमोड यूज़ कर रहे हैं, और फिर पाँव को एक स्टेप यूज़ कर लें, स्टेप के ऊपर रख लें, फुट स्टेप के ऊपर पाँव अगर रखेंगे फिर आपकी ऊपर वाली बॉडी इन लाइन आ जाएगी और रेक्टम स्ट्रेट हो जाएगी। आप पखाने की नलकी वाला और अंतलियों का आखिरी हिस्सा जो है ना वो स्ट्रेट हो जाएगा। फिर वहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, वहाँ पे बल नहीं पड़ेगा। जब वहाँ पे बल नहीं पड़ेगा तो उससे वहाँ पे पखाना फंसेगा नहीं। इसकी नेचुरल पोजीशन क्या है पखाना करने की, इसके ऊपर एक वीडियो है हमारी, वो लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है और हेल्पफुल है आप लोगों के लिए कि नॉर्मल और नेचुरल पोजीशन क्या होनी चाहिए। वैसे जब इंडियन टॉयलेट्स होते हैं उसके ऊपर जब इसके पाँव के बाहर बैठते हैं, पाँव के बाहर बैठते हैं तो फिर वो एंगल बन जाता है, वो एक अच्छा एंगल बन जाता है, जिससे ये होता है कि जो आखिरी हिस्सा होता है अंतड़ियों का और जो पहले वाला हिस्सा अंतड़ियों का हिस्सा होता है वहाँ पे बल नहीं पड़ता। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप पाँव के लेफ़्ट साइड पर जोर देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे नॉर्मल आपका पखाना नॉर्मल होगा, लेकिन अब एक गलत एंगल की वजह से पखाना पास नहीं हो रहा था, पेशेंट इसको भी लेता है मुझे तो कब्ज़ हो गया। तो इस पे भी बड़ा ध्यान देना है कि आपकी पोजीशन भी एक अच्छी होनी चाहिए। अगला एक पॉइंट अब हम आप लोगों से डिस्कस करें तो वो ये है कि स्ट्रेनिंग नहीं करनी पखाना करते हुए, उसको नॉर्मल खुद पास होने दें। ऐसा नहीं है कि अभी पखाना आखिरी हिस्से पर आया नहीं और आप ज़ोर लगाते हैं। जब आप ज़ोर लगाएंगे ऑपरेशन हुआ है, पेन भी होगा और वो अपने नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से नीचे नहीं आएगा। जब वो नीचे नहीं आएगा और आप ज़ोर ज़्यादा लगाएंगे आपको लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मैं जितना ज़ोर लगा रहा हूँ उस स्पीड से वो पखाना नहीं आ रहा। बेस्ट होता है जब पखाना आखिर में आया हुआ होता है, आपको हाजत फील हो रही होती है, एक तो उस टाइम जाकर करें, ज़्यादा देर टॉयलेट पर ना बैठे रहें और ज़्यादा ज़ोर लगाने से भी परहेज़ करें, उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, आखिरी हिस्से में पखाना फंस सकता है और आपके ज़ोर और अंतड़ियों में जो मूवमेंट है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनती, तो आखिर में आके पखाना जो है ना फंसा हुआ फील होता है। तो ज़ोर नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम नहीं बैठे रहना। कमोड है तो उसके लिए पोजीशन बनानी जो भी हमने आपको बताई है, इंडियन टॉयलेट है तो उसके लिए भी हमने आपको पोजीशन बताई है कि किस तरह आपने बैठना है। एक मेजर जो आप कर सकते हैं वो है वार्म सिट्स बाथ। वार्म सिट्स बाथ आप ऑपरेशन के लिए भी, ऑपरेशन के बाद भी सफाई के लिए भी कर रहे होते हैं, प्लस ये स्टूल पास करने के लिए, पखाना करने में भी ये हेल्पफुल होता है कि ये इस जगह को सूदिंग सा इफेक्ट देता है, इस जगह को रिलैक्स करता है, इस जगह को नरम करता है। जब ये जगह रिलैक्स होगी तो स्टूल पखाना यहाँ से पास हो सकेगा। बाज़ दफ़ा तो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उनको अगर इनिशियल स्टेज में मेजर्स के बाद भी पखाना नहीं आ रहा होता तो हम उनको कहते हैं कि आप वार्म सिट्स बाथ, टब में बैठे बैठे, क्योंकि अब वो जगह रिलैक्स हो गई है तो उस बैठे बैठे आप पखाना करें वहाँ पे बैठे हुए। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो वैसे ही पायोडीन वाला पानी है, सिंगल यूज़ के लिए ही है। आपको मसला हो रहा है, पेन हो रहा है, पखाना नहीं पास हो रहा, तो वार्म सिट्स बाथ जब करेंगे पेन भी ख़त्म होता है, सूदिंग सा इफेक्ट भी आता है, रिलैक्स भी होता है, उस वक्त पखाना पास कर लें, फिर आप निकल के आप उसको दोबारा पानी चेंज कर लें, आपका वो मसला तो हल होगा ना। ये एक ऐसी होम रेमेडी है, बड़ी हेल्पफुल होती है, बाज़ दफ़ा इससे भी स्टूल पास हो जाता है। हमने जो भी ऊपर वाली कंडीशंस बताई हैं और अगर आप इसको फॉलो भी कर रहे हो लेकिन आपको पेन हो रहा है तो फिर आप प्रॉपर उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। जब पखाना आ रहा होता है तो उस वक्त जब ज़ोर लगाना है, ज़्यादा ज़ोर तो नहीं, जब ज़ोर लगाना है आप उसे बाहर नहीं निकाल पाते क्योंकि पेन हो रहा होता है। तो पेन में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ये होता है किसी ऑपरेशन वाली इस जगह पर भी लोकल टॉपिकल पेन जो होते हैं रिलीवर्स वो दिए जाते हैं, जैसे ज़ाइलोकेन जेल है, लिग्नोकेन जेल है, ज़ाइलोएड जेल है। उस एरिया पे जब लगाते हैं, ऑपरेशन वाली जगह पे भी लगाते हैं, पखाने वाली जगह पे भी लगाते हैं, तो वो जगह सुन भी हो जाती है, पेन फ्री भी थोड़ी हो जाती है। फिर हम जब ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़ोर जब लगाते हैं, पुश करते हैं, ज़ोर वाला वर्ड हम नहीं यूज़ करते क्योंकि ज़ोर नहीं लगाना, पुश जब आप करते हैं तो उस वक्त ये पेन नहीं होगा। इस साथ ही होता है कि आपको वैसे भी पेन अगर हो रहा हो तो आपने छुट्टी के वक्त आपको मेडिसिन पेन किलर दी जाती हैं, ओरल फार्म में गोलियां दी जाती हैं, वो भी जितना अरसा आपको डॉक्टर ने बताया वो भी इस्तेमाल करानी है, क्योंकि कुछ दिनों में ये होता है 2-4 दिनों में के लिए ही मेडिसिन दी जाती हैं, 2-4 दिनों बाद पेशेंट एडजस्ट कर लेता है, उसे आइडिया होता है, डाइटरी जो होती हैं खुराक भी उसकी उस तरह की बन चुकी होती है, खुराक रेगुलर ले चुका होता है, पानी का इस्तेमाल भी सही कर रहा होता है, पोजीशन
पोजीशन भी सीख चुका होता है, प्लस पेन किलर का असर जब ख़त्म भी होता है तो इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, फिर पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सिर्फ पेन की वजह से ही पखाना नहीं कर पा रहे तो आपको टैबलेट फार्म में पेन किलर लेने चाहिए और उस टॉपिकल उस एरिया में लगाने के लिए भी पेन किलर लेने चाहिए। अब हमारे एक पेशेंट ऑपरेट करवा कर गए तो सारा दिन वो हमसे राब्ते में रहे। वो कहें डॉक्टर साहब मैंने तो फाइबर्स ले रहा हूँ, मुझे पखाना नहीं आ रहा, हाई फाइबर डाइट सब्जियाँ ले रहा हूँ, मैंने जो प्रोसेस फूड है उनको हाथ नहीं लगाया, मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ, पेन किलर भी बताए उससे भी असर नहीं हुआ, फिर हमने उनको एक सिरप बताया उससे नहीं हुआ असर हुआ, ड्रॉपर्स बताए वो भी उससे भी असर नहीं हुआ। हमने सारी चीज़ें ट्राई की, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और पोजीशन भी उन्होंने बेहतर बनाई, फिर भी नहीं हो सका। तो अब वो बड़े परेशान थे कि क्या हो गया। वो फिर फील करने लग जाते हैं, वो कहते हैं मैंने फिशर का ऑपरेशन कराया, जगह तंग हो गई है। हालांकि फिशर का जब ऑपरेशन कराते हैं वो जगह तंग हुई होती है पट्ठों में स्पैज़म की वजह से, उसे तो छोटा सा कट लगा के रिलैक्स करते हैं। तो वो पेशेंट फिर सोचने लग जाता है कि ऑपरेशन कराया, मुझे लगता है जगह तंग हो गई है, छोटा सा कट से तो वो जगह रिलैक्स होती है। फिर हमने आखिर में फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर फिर हमने क्लीन एनिमा दिया। क्लीन एनिमा एक बॉटल की फॉर्म में मिलता है और वो फिर उसके ऊपर लंबी सी एक नोज़ल लगी होती है। उस नोज़ल को पखाने की जगह पे जाके सारा जो लिक्विड सा होता है वो हम उस पर पुश करते हैं, वो गट को इरिटेट करता है, जो पखाना फंसा हुआ होता है वो उसको नरम कर देता है, गट को स्टिमुलेट कर देता है, उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। जब मूवमेंट बढ़ जाती है तो फिर पखाना निकल आता है। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है और आखिरकार फिर हमारे उन पेशेंट का जो है ना वो स्टूल पास हो गया और फिर सुकून में आ गए, हम भी सुकून में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा पखाना नहीं आ रहा तो यही वजह होती है। ऑपरेशन से पहले भी पेशेंट थोड़ा सा खाना पीना कम कर देता है, ऑपरेशन से पहले 6 घंटे पहले फिर खाना पीना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो फिर अगली जो खुराक होती है, अच्छी खुराक जो होती है वो नहीं ले पाता, ब्रेड ले रहा होता है, अच्छी रोटी और सब्जियां इस करते करते 1-2 दिन लग जाते हैं। तो 2-3 दिन बाद दफ़ा स्टूल पास नहीं होता, जो भी आता है वो थोड़ा सा सख्त सा होता है, पहला हिस्सा सख्त सा होता है, उसके लिए बाद दफ़ा कुछ पेशेंट्स में हो सकता है। लेकिन जब भी ये प्रॉब्लम होता है इन मेजर्स को आप घर पर ही पहले कर दें और अगर इसके बाद भी मसला ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप अपने सर्जन से रब्ता करें, दोबारा विज़िट करें, आप अपॉइंटमेंट लें ताकि ये इशू आप उनके साथ डिस्कस कर सकें। आपका सर्जन आपका इस जगह का मुआयना करेगा, देखेगा कि स्टूल यहाँ पे पखाना सख्त तो नहीं है, ये लाजमी करना है। ये थे कुछ पॉइंट्स जब आप लोगों को ऑपरेशन के बाद अगर पखाना नहीं आ रहा तो ये मेजर्स अपनाई जा सकती हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और इससे रिलेटेड ऑपरेशन के बाद इस एरिए में कोई भी कंसर्न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि उसका आंसर करें। और अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे अब ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि हमें एक पता चला पेशेंट बहुत ही सीरियस एग्नी में था, पेशेंट काफ़ी परेशान थे और अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन कर रहे थे, हमने सोचा इस पर वीडियो बना लें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।